Hello everyone. So in this video we are going to talk about the amendment to the Indian Constitution. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब आप PYQ सॉल्व करने जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिसमें 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक से, और ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो किसी और टॉपिक से, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें एक या दो स्टेटमेंट जो रहेगा वो अमेंडमेंट से होगा. दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक पेज के नोट्स हैं, जल्दी से फटाफट खत्म कर देते हैं ताकि अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हें आए तो तुम कंफ्यूज ना हो. ठीक है, नाउ अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहां से बोरोड फीचर है? ये साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया. ठीक है, अमेंडमेंट की बात कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंदर की गई है. ठीक है, अब अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी के पास नहीं है, ये पार्लियामेंट ही कर सकता है. ठीक है, अमेंडमेंट लाने का जो प्रोसीजर होता है. ठीक है, अब पार्लियामेंट को पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 368 की फंडामेंटल लॉ और जो भी प्रोसीजर्स हैं कंट्री के वो आप अमेंड कर सकते हो. ठीक है, अब अमेंडमेंट का प्रोसीजर कैसे बनाया गया है इंडिया का? ना ही ये फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन की तरह और ना ही ये रिजिड है यूएसए की तरह. यूजुअली हम मिडिल पाथ फॉलो करते हैं, दैट इज वाई ना ही ये फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, ना ही ये बहुत ज्यादा रिजिड है. अब वो तुमको पता चलेगा फ्लेक्सिबल और रिजिड क्यों नहीं है, ऐसा हमने क्यों बोला है. ठीक है, नाउ डिफरेंट वेज कि पार्लियामेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे कैसे लाती है. ठीक है, उसके तीन प्रोसीजर्स होते हैं. पहला होता है बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड बाय स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन. ठीक है, ये याद करना सॉरी क्योंकि जब तुम्हें पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के बारे में कोई अगर अमेंडमेंट है तो वो कैसे होता है, स्पेशल मेजोरिटीज होता है या सिंपल मेजोरिटीज होता है या स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, तो तुम्हें पता होना चाहिए. और यूजुअली हुआ है ऐसा कि पीवाईक्यू में ऐसे स्टेटमेंट आए हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. ठीक है, अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी होता है कि 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब टोटल नंबर, फॉर एग्जांपल अगर पूरे असेंबली में 400 लोग हैं, अगर पूरे असेंबली में 400 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि 400 लोगों के बारे में बात होगी. अगर उस टाइम पे 150 लोग भी प्रेजेंट है तो जितने लोग प्रेजेंट है उतने लोग का ही वोटिंग होगा और उतने लोग से ही 50% से मोर अपने को क्या चाहिए होगा, वोट चाहिए होगा. तो दैट इज वाई सिंपल मेजोरिटीज रिक्वायर्स मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, अब क्योंकि ये सिंपल है, जितने लोग प्रेजेंट है उतने लोग भी बात करें तो हम लोग इसमें वैसे चीजों को अमेंड करेंगे जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, राइट? इसलिए इसमें बोला गया कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है एज ब्रिटेन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी, अभी रिजिडिटी भी देखेंगे. ठीक है, तो जैसे क्योंकि सिटीजनशिप, इलेक्शन, शेड्यूल्ड एरियाज एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये सब जो होता है सिंपल मेजोरिटी से इसमें अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पेशल मेजोरिटी. अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? रिक्वायर्स अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस. मतलब टोटल मेंबरशिप मतलब मान लो 400 लोग हैं हाउस में, अगर सारे प्रेजेंट नहीं भी हैं तो भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा 400 पीपल का, मोर देन 50%, प्लस 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. साथ ही साथ जितने प्रेजेंट है उनका भी 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए. 2/3 से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर जो है वोट कर रहे हैं, अगर वो उसको हाँ बोलेंगे तभी वो पास हो सकता है. सो स्पेशल मेजोरिटी में दो कंडीशंस आती है. पहला तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, टोटल मेंबरशिप, एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो इसको 2/3 से याद कर लो, जहां पे भी 2/3 आता है वो स्पेशल मेजोरिटी हो जाता है. ठीक है, अब क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि एक तो हमें उधर सिंपल मेजोरिटी भी लेके आनी है और हमें 2/3 भी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसके लिए हम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, ये सब में हम इसको यूज करेंगे. नाउ थर्ड इज स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन. अब स्टेट रेटिफिकेशन आ गया. अब समझने की कोशिश करो कि स्टेट रेटिफिकेशन क्यों चाहिए होगा. ऐसी चीजें जो स्टेट्स को भी इंपैक्ट करती हैं या उनको भी इफेक्ट होगा उससे, वैसे अमेंडमेंट प्रोसीजर्स में हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई तुम भी बता दो तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए. सो नेसेसरी प्रोविजंस वो जो फेडरल स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, इंपैक्ट करते हैं, वहां पर हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी, मतलब दो कंडीशन वो हो गई कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस स्टेट रेटिफिकेशन. मतलब सारे स्टेट्स को इस पर्टिकुलर सारे जितने भी स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड रेटिफाई इट थ्रू सिंपल मेजोरिटी, हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजोरिटी. मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को सिंपल मेजोरिटी से उसको क्या करना पड़ेगा, रेटिफाई करना पड़ेगा. अब इसमें कैसे होते हैं, लाइक 7 शेड्यूल लिस्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, आर्टिकल 368 इटसेल्फ, ये सबको हम लोग इस प्रोसीजर में फॉलो करते हैं. अब देख रहे हो तुम लोग जो ग्रेविटी है रिजिडिटी की वो बढ़ते जा रही है. सबसे पहले फ्लेक्सिबल था, फिर थोड़ा सा हार्ड हुआ, फिर ज्यादा हार्ड हुआ. इसलिए बोला जाता है कि ये नहीं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और नहीं बहुत ज्यादा रिजिड है. ठीक है, अब अमेंडमेंट प्रोसीजर की नुआंसेस क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं. ठीक है, नुआंसेस मतलब टिडबिट फैक्ट्स हैं. ठीक है, अब क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट्स बनते हैं. अब
इसको इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। इस पे कंफ्यूज कर सकते हो तुमको, तो हर कोई कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकते हो और मिनिस्टर्स भी ला सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल ऑब्लिगेशन क्या समझना कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, ठीक है। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट को असेंट देना है। प्रेसिडेंट नहीं असेंट विथहोल्ड कर सकता है और नहीं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, नहीं वो अपने पास रख सकता है और नहीं वो वापस भेज देगा कि इसको वापस से देख लो, नहीं कर सकता, उसको असेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। आउटकम क्या होता है? हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिलता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, ठीक है। तो पहले तो बिल का क्या होगा? इनिशिएशन होगा, ठीक है। बिल इनिशिएट पार्लियामेंट में ही हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में बिल इनिशिएट नहीं हो सकता है, यही लिमिटेशंस है इसकी। तो आगे जाके पता चलेगा तुमको कि लिमिटेशंस क्या है। तो बिल जो है वो पार्लियामेंट में हो सकता है, किसी भी हाउस में हो सकता है, ठीक है। इसको लोकसभा में भी आ सकता है और ये राज्यसभा में भी आ सकता है, ठीक है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है। इसको कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, हमने ऊपर पढ़ा, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, ठीक है। और इसको प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है प्रेसिडेंट की, मतलब प्रेसिडेंट से पूछ के नहीं करना है, आप कर सकते हो कि हमें अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है। अब बिल को पास करना है, पास करने के लिए हमने ऊपर पढ़ लिया कि कैसे कैसे पास होता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट राइटिफिकेशन, ठीक है। जॉइंट सिटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी जॉइंट सिटिंग का क्या है? प्रोविजन नहीं है, नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। मान लो अगर सब कोई डेडलॉक आ गया कि कोई भी पास ही नहीं कर रहा है, पर इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। फॉर फेडरल प्रोविजन हमें स्टेट कंसेंट चाहिए होगा, ये हमने ऊपर देख लिया, हाफ ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई इट थ्रू सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। प्रेसिडेंशियल असेंट, प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट और इट कैन नॉट नाइदर विथ होल्ड असेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। ये समझ आ गया प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। नो लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना कि हमने पार्लियामेंट को बोल तो दिया कि भाई तुम अमेंड कर लो, ठीक है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो, बट वो एब्सोल्यूट पावर नहीं है, मतलब उसका मन करेगा तो अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो थी केशवानंद भारती के 1973 में आई थी, उसमें ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अरे क्या हुआ बेबी, बेबी मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी। नॉ इन केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का जो कॉन्सेप्ट था वो लेके आया, ठीक है। उसमें ये बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द प्रोविजन दैट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जिसको बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाला जाएगा उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये लिमिटेशन है किसकी? अमेंडमेंट की, उन चीजों को अमेंड आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस एज वेल। इसमें ये बोला गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट उसको भी अमेंड नहीं कर सकता है। आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 2007, इसमें ये रूल आउट किया गया कि पार्लियामेंट जो है, ठीक है, वो अपनी ही अमेंडिंग पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको अगर मन करे कि अमेंडमेंट की जो पावर्स है वो बढ़ा दे कि मैं हम किस किस को अमेंड कर सकते हैं, वो जो है वो फंडामेंटल्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, ठीक है, कि बेसिक्स फंडामेंटल है कि भाई उसको तुम हटा के अपनी अमेंडिंग पावर नहीं बढ़ा सकते हो। दैट वाज डन अंडर आयर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस। एनजेसी केस 2014, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। जो 99th अमेंडमेंट था उसको स्टक डाउन किया गया था क्योंकि उसने जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर, ठीक है, तो उसको स्टक डाउन किया गया था क्योंकि वो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस क्या कर रहा था? हिंडर करता। अब इसमें क्या हुआ था एक्चुअल में कि जुडिशियल जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको हायर करने के लिए जो कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, उस कमिटी में सबसे ज्यादा क्या थे? एग्जीक्यूटिव्स थे, मतलब एग्जीक्यूटिव्स का हिंड्रेंस बहुत ज्यादा था, ठीक है, लाइक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ऑल। तो उस हिंड्रेंस को हटाने के लिए बोला गया कि नहीं भाई, एनजेसी को स्टक डाउन किया गया कि जुडिशरी का अपना इंडिपेंडेंस होना चाहिए, वही लोग खुद को चूज करेंगे, खुद के ऑफिशियल्स लेके आएंगे, दैट इज वाई इसको स्टक डाउन कर दिया गया था। लेट्स अंडरस्टैंड लैंडमार्क अमेंडमेंट्स, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, बहुत फेमस अमेंडमेंट्स है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ना पीवाईक्यूज में भी आया था। पीवाईक्यूज का स्टेटमेंट कुछ ऐसा टाइप का था कि वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें आई डोंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अमेंडमेंट जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया गया इसमें, ठीक है। जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसको
जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए हमने 9 शेड्यूल को ऐड किया, एडेड 9 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है। नेक्स्ट है 42nd अमेंडमेंट, वेरी फेमस, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब इसमें कीवर्ड्स याद कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है और यही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ना आपको ऑप्शंस में देता है, फर्स्ट, 42nd, 44th और 86th। आया भी ऐसा कि एक ही क्वेश्चन में ये चारों अमेंडमेंट दे दिया और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 42nd जो है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। मेजर मेजर चीजें जो हुई है ना वो याद रखना कि इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स आई थी। अब इसने प्रियम्बल में चेंज किया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इन 3 वर्ड को हमने प्रियम्बल में क्या किया था, ऐड किया था। और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो था वो 42nd अमेंडमेंट से ही लाया गया था, पहले नहीं था। 59 क्लॉज ऐड हुए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एडिशंस किए गए थे, ठीक है। इसने इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी कि अगर मान लो कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जा रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है, तो फिर भी हम उस लॉ को क्या करेंगे, वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। समझ रहे हो तुम, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है फिर भी हम लोग उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। वो इसी अमेंडमेंट में लाया गया था कि अगर किसी ऐसे लॉ को, मान लो किसी ऐसे लॉ को, समझने की कोशिश करना, ऐसा कोई लॉ जो कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करवा रहा है बट वो कोई फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, फिर भी हम उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे। दैट वाज डन अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें 3 न्यू डीपीएसपीज ऐड किए गए थे, ठीक है। और लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर था वो 5 to 6 ईयर्स कर दिया गया था, बट इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसको वापस रिवर्स बैक कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज किया गया था, ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब इसमें क्या गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से क्या किया गया था, रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है, टर्म, उसको रिमूव कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन से, ठीक है। मैंने अभी ऊपर बताया कि जो 5 से 6 साल किया गया था उसको वापस 5 साल कर दिया गया, 44th अमेंडमेंट, ठीक है। और इसमें एक और चीज लाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है तो वो कैबिनेट्स के रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। वो खुद से उसका मन कर रहा है तो नहीं वो डिक्लेयर कर सकता। और कुछ स्पेसिफिक पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, वापस रिस्टोर की गई। नेक्स्ट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब ये तो बहुत फेमस है, सबको याद होनी चाहिए। 73rd जो आया था वो पंचायती राज के लिए आया था एंड 74th जो आया था वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए आया था। एक्ट आर्टिकल याद करना 243A, उसको ऐड किया गया था। 74th अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9 प्रीवियस 73rd एंड 74th एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर एक्ट है कि 73rd से जो था पंचायती राज आता है, 74th से जो आया था वो अर्बन लोकल बॉडीज आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट। अब 86th अमेंडमेंट के एक्ट के लिए आप ना क्या याद रखो ना, कि ये एक्ट जो था ये एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। ये एक्ट जो था एजुकेशन से रिलेटेड था और इसमें 3 जगहों पे एडिशन किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। 3 जगहों पे एडिशन किए गए थे। पहला था फंडामेंटल राइट्स, दूसरा था डीपीएसपी और तीसरा था फंडामेंटल ड्यूटीज। तीनों में एडिशंस किए गए थे, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में क्या किया था, आर्टिकल 21A के अंदर में एडिशंस किए गए थे कि जो राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन है उसमें हम देंगे 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को हम क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये स्टेट का जिम्मेदारी होगा, ठीक है। डीपीएस में हमने ये बोला कि आर्टिकल 45 के अंदर, आर्टिकल 45 के अंदर जो स्टेट है उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना चाहिए अप टू एज ऑफ 6 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटी में हमने ये बोला 51A के अंदर हमने ये एडिशंस किए कि जो भी गार्जियन है, जो भी गार्जियन है उसकी ड्यूटी है, उसकी क्या ड्यूटी है कि वो चाइल्ड को 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो भी उसको चाहिए डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, वो उसको प्रोवाइड किए। तो जो 86 अमेंडमेंट एक्ट था वो कंप्लीटली किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। ये समझ आ गया। अब मेजर क्रिटिसिजम्स क्या है, अब मेजर क्रिटिसिजम्स ये हैं कि स्टेट का रोल है, ऊपर मैंने बोला था स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता है, तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर को हमने अमेंडमेंट के अंदर कोई भी पावर नहीं दी है, ठीक है। हैव नो पावर टू इनिशिएट द अमेंडमेंट, कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट की किसी हाउस में हो सकता है। नेक्स्ट है टाइम फ्रेम, कोई भी प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम नहीं है कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर में स्टेट्स को क्या करना है, रेटिफाई करके अपने उसको भेजना है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट डोमिनेंस, सेम वही कि मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो हमें 3 है हमारे पास, राइट, 3 चीजें अपने पास एक स्पेशल मेजोरिटी,
3 है अपने पास एक स्पेशल मेजॉरिटी, एक है अपने पास सिंपल मेजॉरिटी और एक है अपने पास स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। तो बहुत सारे ऐसे भी अमेंडमेंट्स होते हैं जो कि इन्हीं दोनों से बन जाते हैं एक्ट, उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी नहीं होता है। तो बेसिकली पार्लियामेंट का डोमिनेंस है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव सिमिलैरिटी, ठीक है, जो बेसिकली वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो लार्जली सिमिलर है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बनाने के, ठीक है। तो बेसिकली कोई डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है। तो वही वो लोग बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होगी उसके पास ज्यादा पावर होती है बनाने की, क्योंकि वो लोग सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी से ला सकते हैं पर्टिकुलर एक्ट को, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था, एक लिमिटेशन था, ठीक है। इसमें एक और लिमिटेशन है कि इसकी कोई जॉइंट सिटिंग्स नहीं है, ठीक है। वो ऐड कर सकते हो आप लोग कि जॉइंट सिटिंग्स नहीं है, अगर कोई डेडलॉक हो जाता है तो कोई भी जॉइंट सिटिंग्स नहीं होगी और उसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो वन क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर। या सो दैट इज इट। तो तुम्हें ना इतना ही पढ़ के जाना है, इतने ही फैक्ट्स याद होने चाहिए तुम्हें, इतना ही स्टेटमेंट और इतना ही कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो तुम अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेटमेंट आएगा, तुम उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब अराउंड 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, ये अराउंड 1 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इफ यू वांट आई विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट टू यू एज वेल सो यू कैन रिवाइज इट। मैं इसी से रिवाइज कर रही हूँ और मेरे क्वेश्चन ना सारे के सारे बन जाते हैं। सो होपफुली तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड इफ यू वांट अनदर वीडियो प्लीज वेट फॉर मी, आई विल प्रोवाइड दैट टू यू। मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेती हूँ मैं पढ़ा दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाने से मुझे याद हो जाता है। सो दैट इज वाई whenever I'll read next topic I will definitely make a video on it. Okay, thank you so much for watching. Bye bye.